नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। भारत का रियल एस्टेट 2025 में सिर्फ टिका ही नहीं बल्कि मजबूती के साथ आगे भी बढ़ा। निवेश से लेकर घर की खरीद तक, ऑफिस से लेकर वेयर हाउसिंग और अब डेटा सेंटर्स तक इस साल हर सेगमेंट में ग्रोथ की साफ तस्वीर दिखी। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 के पहले 9 महीनों में ही रियल एस्टेट में $4.3 बिलियन का संस्थागत निवेश आया और पूरे साल ये आंकड़ा $6 बिलियन के करीब रहने का अनुमान है, जो सेक्टर पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है। ऑफिस स्पेस में 70 मिलियन स्क्वायर फीट तक लीजिंग पहुंचने का अनुमान है, जिसमें करीब 40% हिस्सेदारी जीसीसीज की रही। मजबूत मांग का असर रेंट पर भी दिखा, जहां कई रियल एस्टेट मार्केट में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाउसिंग सेक्टर स्थिर रहा। 2025 में करीब 4 लाख घरों की बिक्री का अनुमान है। ब्याज दरों में करीब 125 बेसिस पॉइंट की कटौती, बढ़ती आय और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ने अफोर्डेबिलिटी को बेहतर किया। नतीजा प्रीमियम, लग्जरी, विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट की मांग में साफ उछाल आया। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर ने मजबूती दिखाई। टॉप 8 शहरों में 26.5 मिलियन स्क्वायर फीट की मांग दर्ज हुई और पूरे साल ये आंकड़ा 30 से 40 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचने का अनुमान है। अल्टरनेटिव एसेट क्लास, डेटा सेंटर्स, को लिविंग और सीनियर लिविंग, जहां भारत का डेटा सेंटर मार्केट 1300 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बीते 5 साल में करीब 40 रियल एस्टेट आईपीओज आ चुके हैं, जिनमें 500 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटाई गई है। यह दिखाता है कि रियल्टी सेक्टर अब ज्यादा पारदर्शी, संगठित और निवेश योग्य बन चुका है। इसी बीच बीते दिनों देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई ने अपना पहला नेशनल कॉन्क्लेव किया, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। तो आज प्रॉपर्टी प्लस ईयर एंडर 2025 के साथ तमाम बातों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के रियल एस्टेट सेक्टर के भरोसेमंद नाम हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बोमन ईरानी, चेयरमैन क्रेडाई नेशनल। हमारे साथ शेखर जी पटेल हैं, प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल, और जी रामारेड्डी हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट क्रेडाई नेशनल। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका बोमन सर, शेखर सर और राम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोमन सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपके नेशनल कॉन्क्लेव में गृह मंत्री, आवास मंत्री, पर्यावरण मंत्री ने शिरकत की। हमने महसूस किया कि सभी का फोकस ग्रीन बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग पर नजर आया। हालांकि एक नए रेगुलेशन का भी उन्होंने जिक्र किया, संकेत तो दिए हैं। तो आप कैसे डिकोड कर रहे हैं इन दिग्गजों के बयानों को? थैंक यू दीपक जी, ये पहली बार ऐसा था कि हमने नॉट ओनली कॉन्क्लेव लेकिन कॉन्क्लेव के साथ क्रेडाई अवार्ड्स की भी एक एस्टेब्लिशमेंट की। और इस कॉन्क्लेव में आए, जैसे आपने बताया, हमारे देश के ऑनरेबल हाउसिंग होम मिनिस्टर जो आए थे, उन्होंने पर्टिकुलरली एक बात कही कि he is very happy कि आज की तारीख में क्रेडाई is giving credit to the real estate business in the sense कि क्रेडाई की वजह से इस रियल एस्टेट बिजनेस का एक दर्जा ऊंचा हुआ है। और ये मैं मानता हूं कि हमारे सब लोगों की, हमारे सारे मेंबर्सों की मेहनत से, उनकी अंडरस्टैंडिंग से और उनके आगे बढ़ने के इच्छा से ही हुआ है। तो रेरा के आने से जितनी सारी रेगुलेशंस की जो एक रिक्वायरमेंट थी वो सारी आ गई। आज की तारीख में कस्टमर काफी कंफर्टेबल है कि वो घरों में इन्वेस्ट करे। मैं आपको एक और बात बता दूं दीपक भाई, बेसिकली उनका मेन दर्जा ये था कि दे वांट टू अलाइन विद इंडस्ट्री टू कम अप विद पॉलिसीज। उसके आगे जो गवर्नेंस होगा उसमें भी उनका ध्यान ऐसा था कि आप जैसी बॉडीज यानी क्रेडाई जैसी बॉडीज जो हैं वो अपने मेंबर्स में गवर्नेंस बिल्ड करें। और नहीं तो वो गवर्नेंस की जो छड़ी होती है वो ऑलवेज गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, लेकिन पॉलिसी बनाने के वक्त अगर वो पॉलिसी अच्छी हो तो इस सेक्टर की और उसके साथ देश की जीडीपी की और उसके साथ हमारी विकसित भारत की तरफ बढ़ने की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी। एंड दे वर ऑल अप्रिशिएटिव ऑफ इट। और पर्टिकुलरली आपने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो कहा, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर के साथ मेरी एक 2 मिनट की चर्चा हुई थी बिफोर कमिंग ऑन स्टेज, और उनको मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्होंने स्टेज पे आके पहली चीज जो बताई कि आज से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो जिस गति से गवर्नमेंट चल रही है उस गति से हमें एज डेवलपर्स चलना चाहिए, क्योंकि एज अर्बनाइजेशन इंक्रीज होती है आपको घरों की जरूरत पड़ेगी और लोगों को जो आपके बड़े शहरों में आते हैं उनको अच्छे घर मिल सके, उसमें गवर्नमेंट पूरा ध्यान देके आगे बढ़ रही है। शेखर सर, आपसे समझना चाहेंगे, आपके कॉन्क्लेव में जितने भी दिग्गज थे उनके बयानों से यह संकेत मिलता है कि इस बार का बजट काफी खास होने वाला है। क्रेडाई की तमाम मांग रही काफी लंबे समय से।
बात चाहे सस्ते घरों की परिभाषा बदलने को लेकर हो, इंफ्रा का दर्जा देने की बात हो, इनफैक्ट आपने तो गृह मंत्री अमित शाह से मंच पर ही तमाम मांगे पेश कर दी हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, कौन सी मांगे इस बार पूरी हो सकती हैं? पिछले एक साल से हमारी काफी पॉजिटिव डिस्कशन चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, एचएम से भी हमने बात की है, पीएमओ में भी बात की है। पर ज्यादातर मेनली क्या है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट देना इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया का जो डेवलपमेंट है और खास करके रियल एस्टेट सेक्टर में 80% जो हाउसेस है वो एज पर दी ओल्ड डेफिनेशन यानी 60 मीटर और 90 मीटर रेरा कारपेट एरिया के हिसाब से ही आज बनते हैं। पर वो डेफिनेशन में छोटे इश्यूज होने की वजह से वो अफोर्डेबल में गिने नहीं जाते, इसीलिए जो कस्टमर है उसको 5% जीएसटी भरना पड़ रहा है, जहां पर उसको 1% जीएसटी भरना था उसकी जगह पे उसको 5% भरना पड़ रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो 2017 में बनाई गई थी उसमें बदलाव किया जाए और जो 45 लाख रुपीस की कैप लगाई है उसको निकाला जाए। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसका भी यूटिलाइजेशन तो हमारे सेक्टर में ही होता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो सेक्टर है वो सेक्टर काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे हिसाब से तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही है रियल एस्टेट। इसको ऑफिशियली अभी तक दर्जा नहीं दिया गया, तो दूसरी बात जो थी कि उसको एक ऑफिशियली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये 2-3 छोटी हमने डेवलपर, और मैंने उस दिन स्टेज पे भी बोला था फंक्शन में कि डेवलपर को कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिलता है, सब्सिडी नहीं मिलती और हमको चाहिए भी नहीं, हमने आज तक मांगा भी नहीं है, सब्सिडी हमको चाहिए भी नहीं। गवर्नमेंट को जो भी करना है वो कस्टमर के लिए करना है और कस्टमर को जितना बेनिफिट देंगे डेवलपर को इतना सेल में वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, तो डेवलपर को इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। राम सर, आपके पास आते हैं। कॉन्क्लेव की बात हो गई, बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी शेखर भाई ने बता दी। 2025 के अनुभव पर बात करते हैं। 2025 भारतीय रियल एस्टेट के लिए एक मजबूत लेकिन चुनौतीपूर्ण साल रहा है। आपके नजरिए से ये साल डेवलपर्स के लिए कंसोलिडेशन का साल रहा या एक्सपेंशन का? नहीं, बोथ वेज एक्चुअली। कंसल्टेशन भी थोड़ा हुआ, सम ऑफ दी सिटीज में इतना ग्रोथ हुआ है, थोड़ा सा लिटिल करेक्शन हुआ है। सो ओवरऑल 25 दो जो फाइनेंशियल ईयर इज एक्सेलेंट, आई कैन टेल यू। सो बिकॉज अभी ने आपने आंकड़े बताए थे, अपना जो भी रियल एस्टेट में ऑफिस स्पेस का इतना कंजम्पशन हुआ, इतना नया प्रोजेक्ट्स आ रहा है अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये चार 5 सिटीज में तो ऑफिस स्पेस का इतना डिमांड हो गया। सो उसके ऑफिस स्पेस अगेन इट कम्स टू द होम बाइंग में होता है। सो ऑल दी सिटीज आर ग्रोइंग रियली वेल, बट सम सिटीज थोड़ा इधर उधर करेक्शन हुआ है, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट 25-26 फाइनेंशियल ईयर में एक्सेलेंट हुआ है रियल एस्टेट। एंड वी आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ आल्सो। अभी उमन जी भी ने बताया था 11% का ग्रोथ है। सो ऐसा मोस्ट ऑफ द सिटीज, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट एवरी सिटी हैज अ ग्रोथ, मेजर सिटीज। ओवरऑल इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, 25-26 का ग्रोथ है, एंड वी आर होपिंग द सेम टू बी कंटिन्यूड 25-26-27 आल्सो। ठीक है, अहम बात कही आपने। सीधे डेवलपर्स को ना सही, लेकिन टैक्स में कुछ बदलाव हो जाते हैं। लैंड अवेलेबिलिटी समेत कई पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि ग्राहकों को फायदा मिले। बोमन सर, 2025 में डेवलपर्स को किन चुनौतियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फंडिंग की शर्तें, लैंड अवेलेबिलिटी या रेगुलेटरी प्रोसेस, और इसका सीधा असर घर खरीदारों पर कैसे पड़ा? दीपक जी, आपका सवाल एकदम परफेक्ट था, लेकिन उसके पहले जस्ट एज एन आंसर आपको देता हूं। हमने एक 700 ऑड मेंबर्स की एक डिप्स्टिक सर्वे कराई और अबाउट उसमें 66-67% का ऐसा मानना है कि मार्केट 5% से ग्रो होगा इन द कमिंग ईयर। दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। 42% उसमें से ऐसे लार्जर डेवलपर थे जो बोलते हैं वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च करेंगे इस साल में, और उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो 1 से 3 करोड़ के घर का रहेगा। आई नो आप बोलोगे 1 से 3 करोड़ इज नॉट अफोर्डेबल, बट मेरे मानने में इन द सिटीज वेयर दे आर बीइंग लॉन्च्ड ये सारे अफोर्डेबल घर है। 1 करोड़ रुपए का घर जो है वो आज की तारीख में अफोर्डेबल घर है, एटलीस्ट इन द लार्जर सिटीज। अभी इसमें
पॉइंट आपका जो आया था 65% को एक ही वरी है कि कोई रेगुलेटरी कोई नई हैसल नहीं आए। तो आपके माध्यम से मैं अपने डेवलपर को भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट आज की तारीख में क्रेडाई के साथ मिलके चर्चा कर रही है, पॉलिसी नोट्स मंगा रही है, उसके बाद उसकी डिस्कशन कर रही है, तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, अपने में से कुछ लोगों को तकलीफ अगर आएगी तो इट इज बिकॉज हमारा काम शायद सही नहीं था, या इस गति को चालू रखने के लिए जो गवर्नमेंट करेगी वो सही कर रही है क्योंकि हमारे साथ मिलके हमारे से चर्चा करके कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं आने चाहिए। 62% हमारे मेंबर्स बिलीव करते हैं कि ग्लोबल इश्यूज जो हैं, शायद उनका जो भी इम्पैक्ट आ सकता था वो ऑलरेडी फेड आउट हो गया है और शायद ये आगे चल के हमें कोई तकलीफ नहीं देंगी। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स। अब रही आपकी फाइनेंसिंग की बात, तो आप अगर लैंड फंडिंग को लेट्स से 8 या 10% जो आज की तारीख में गुड डेवलपर्स को फंडिंग मिलता है जिस परसेंटेज से अगर देते हो, with of course some sweat of the developer being put in over there, तो मेरा ये मानना है कि हम ओवरऑल प्राइस में करीबन 15% डिस्काउंट दे सकते हैं कंज्यूमर्स को ओनली बाय दिस वन थिंग कॉल्ड लैंड फंडिंग। तो ये हमारी मांग रही थी पास में और ये हमारी मांग रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि बैंक्स एनबीएफसी को पैसा देती है और एनबीएफसी डेवलपर को देती है और बीच का जो स्प्रेड होता है वो ये लोग कमा लेते हैं, बट वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे नहीं आता, द कंज्यूमर डज नॉट गेट एडवांटेज ऑफ दैट। तो मेरा ये मानना है हमारी कोशिश जारी है आज भी और हम जितने चाहिए उतने पेपर्स इनको देंगे और इनको मींस बैंकिंग सिस्टम को भी समझाएंगे कि इसके आने से देयर इज अ डिस्काउंट। बट इन द मीनवाइल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो रेपो रेट का अभी अनाउंस हुआ है डिस्काउंट जितनी जल्दी पास ऑन हो जाए तो लोगों को एक नई प्रोत्साहन आए। शेखर सर, 2025 के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें तो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में मांग मजबूत रही है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट दबाव में रहा है। जाहिर है उसके पीछे के कारणों को आपने पहले भी बताया, तो आप 2025 को निवेश के नजरिए से, ट्रेंड के नजरिए से कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, इंडिया में 3 बेसिक एसेट क्लासेस है, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड फाइनेंशियल एसेट। तो जो अभी तक के सर्वे से जो रिपोर्ट्स है आरबीआई के, गवर्नमेंट के, सबके, तो जो रियल एस्टेट है उसको सबसे बड़ा एसेट क्लास है और 75% एसेट इंडियंस की एसेट रियल एस्टेट में होती है, बाकी 15% गोल्ड में होती है और 10% इज फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट में बैंक डिपॉजिट्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, वो दोनों को काउंट किया जाता है। और रेरा के बाद में जो प्रोजेक्ट डिफॉल्ट के केसेस आई थिंक ऑलमोस्ट नील हो गए हैं, तो वो हिसाब से लोगों को रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा अभी भरोसा है। इसीलिए आज के दिन में रियल एस्टेट पिछले 20 साल से कांस्टेंट 10 से 15% के बीच में सीएजीआर ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल, इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में ईयर एंड यानी साल के अंत में हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरा साल 2025 कैसा रहा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम सर, 2026 की ओर बढ़ते हैं, आपका आउटलुक क्या कहता है? क्या ये साल डेवलपर्स के लिए नए लॉन्चेस का होगा, बैलेंस ग्रोथ का होगा? इसी के साथ जो होम बायर्स 2026 में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कैसे बेस्ट डील्स मिलेंगी? ओवरऑल डेवलपर्स का स्ट्रेटेजी 2026 में क्या रहने वाली है? मेरा मानना एक है, रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। आई एम टेलिंग अभी लैंड इज लिमिटेड और पॉपुलेशन इज गोस ऑन ग्रोइंग। इसमें क्या होता है, आज का भाव कोई भी आप एसेट देखिए, व्हेन यू परचेज 4 years ago 5 years ago बैक जो भी परचेज किया है उसका आज देखिए कितना हो गया। लॉन्ग टर्म में देखे तो इतना बढ़िया जो भी अप्रिशिएशन होता है और किसी में नहीं होता है। रिसेंटली गोल्ड का कुछ हुआ है, गोल्ड सिल्वर में हुआ है, बट अदरवाइज दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट है।
ये भी, I mean, you can live there. Where you are investing, you can live there. अभी गोल्ड खरीदे तो आप लाकर में रखना पड़ता है. But whereas you will be getting the rental, ऑफिस में इन्वेस्ट करे तो you will be going to get the rental मिलता है. घर पे you can live and you can rent for it. एक तरफ से आपको I mean रेंट मिलता है, दूसरी तरफ से ये अभी और ये भी अनदर थिंग ये अपना इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम हो गया. 1.25 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी कम हो गया. और दिस इज आल्सो वेरी गुड एडवांटेज फॉर देम. सो ईएमआई भी कम होता है. सो एवरीवन जो भी घर खरीदना चाहता है, दिस इज द बेस्ट टाइम बोल के मैं बताता हूँ. मोहन सर, अगर हम अल्टरनेटिव एसेट क्लास की ओर देखें, मसलन डेटा सेंटर, स्कूल लिविंग, फ्लेक्स स्पेसेस, ये तेजी से मार्केट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो 2026 में डेवलपर्स का फोकस कहाँ रहने वाला है? ट्रेडिशनल रियल एस्टेट पर रहेगा या फिर डाइवर्सिफाई करने पर ज्यादा रहेगा? देखिए, हम मुंबई में जो देखते हैं, मैं आपको बता दूं पहले कि जितने डेवलपर्स एक जमाने में थे, आज की तारीख में वो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, वो सारे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आ गए हैं. मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये सब जो आ रहे हैं, दे हैव ऑल गॉट देयर ओन, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टडी करके वो लोगों ने डिसाइड किया कि जीसीसीज विल डू एक्सट्रीमली वेल गिवन गवर्नमेंट पॉलिसी. इंटरनेशनल स्टडी करके डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक बिजनेस हो जाएगी. आई एम सेइंग एवरीबॉडी, ऑल डेवलपर्स हैव अंडरस्टूड. अभी आज की तारीख में जो क्रेडिबल डेवलपर है, उसे फंडिंग जो ऑफशोर एंड ऑनशोर फंडिंग मिल रहा है, उसकी एकदम स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन हो रही है. और इसका पूरा समेटना ओनली इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डिफिकल्ट हो जाएगा. तो दे आर ऑप्टिंग फॉर ऑल दीज एसेट्स बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड. अभी आपका डेटा हैज गॉट टू बी इन द कंट्री, तो डेटा सेंटर्स तो यहीं पे बनेंगे. और डेटा सेंटर के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑल स्टेट्स आर आल्सो कंपीटिंग in you know where the data center should come. ज्यादा करके आप देखेंगे तो आज की तारीख में डेवलपर्स जो है, दे आर फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव एसेट्स. तो इस तरह की जो मार्केट की डिमांड को सप्लाई करना, यही तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट है. और यही डेवलपर्स हर कोई चीज नहीं करते. अलग अलग डेवलपर्स आके उनकी नीश बना रहे हैं, या लार्जर डेवलपर्स में वो लोग अलग से एक वर्टिकल बना के ये सबका रिक्वायरमेंट का टेक केयर कर रहे हैं. तो मेरा मानना है दिस इज ऑल वेरी हेल्दी बिकॉज दिस आर ऑल एसेट्स जो कभी ना कभी रीट भी होंगी. और मैं तो मानता हूं कि व्हेन द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स इट, रेंटल होम्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो जाएगी. बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने सर. लेकिन रेंटल हाउसिंग पर चर्चाएं तो काफ़ी पहले से होती रही हैं. मॉडल टेनेंसी एक्ट आया, ARHC जैसी योजनाएं आई, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों को अपनी ज़मीन देनी थी उस योजना के लिए, लेकिन राज्य सरकार दे नहीं पाए और उस पर योजना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाई. शेखर सर, घर खरीदारों का भरोसा बना रहे, ये बड़ी प्राथमिकता है. तो एक संगठन के रूप में समय पर प्रोजेक्ट पूरे हों, पारदर्शिता बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, इस पर आप संगठन के रूप में क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, रेरा आने के बाद काफी सारे डेवलपर्स रेरा के रूल्स जो फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसकी वजह से ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी आ गई है. क्योंकि रेरा में जब अप्रूव होता है प्रोजेक्ट, तो उनको पूरे डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट का लैंड परचेज से लेके फाइनल अप्रूवल, यानी प्लान अप्रूवल, एनवायरमेंट अप्रूवल, सब अप्रूवल सबमिट करनी पड़ते हैं. उसके बाद ही रेरा रजिस्ट्रेशन होता है. तो मेरा कस्टमर को पहला तो एक यही सलाह होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें ही आप निवेश करें. क्वालिटी का जो आपने क्वेश्चन किया कि क्वालिटी को और ज्यादा कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो क्रेडाई स्किलिंग प्रोग्राम कर रहा है. क्रेडाई डायरेक्ट भी स्किलिंग प्रोग्राम कर रहा है और इनडायरेक्टली हमारे सिटी चैप्टर्स भी काफी सारे स्किलिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेबर स्किलिंग प्रोग्राम, जहां उनका अपस्किलिंग हो रहा है. और नई टेक्नोलॉजी जैसे प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी है, प्रीफैब टेक्नोलॉजी है, वो भी अभी हमारे काफी सारे डेवलपर यूज करने लगे हैं. उसकी वजह से भी क्वालिटी में आप देखो तो पिछले 5 सालों में, 10 साल के पहले जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी हुआ करती थी, उससे आज कहीं गुना बेहतर क्वालिटी के मकान हम कस्टमर्स को मुहैया करा रहे हैं. बिल्कुल. राम सर, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने पहले भी बताया, आउटलुक आपको शानदार दिख रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी जारी है. बांग्लादेश में अस्थिरता है, श्रीलंका स्थिर होने की कोशिश कर रहा है, रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा भी वॉर में है, यूएस के साथ ट्रेड डील, सकारात्मक संकेत तो दिख रहे हैं इसमें, लेकिन डील अभी भी दूर है. इन सब का कितना असर रियल एस्टेट पर देख रहे हैं?
यस, चैलेंजेस डेफिनेटली है। अब जो भी अभी बताया ना इंटरनेशनल, बट अपने को क्या है, उम्मीद है अपना स्ट्रांग गवर्नमेंट है नेशनल लेवल में। सो वी आर ओवरकमिंग ऑल दो चैलेंजेस। अभी ट्रम्प का इफेक्ट जितना हुआ, अभी टुडे ओनली आई वाज रीडिंग दैट सम आर्टिकल, वो एक्सपोर्ट्स कुछ भी कम नहीं हुआ है इन स्पाइट ऑफ उतना होने के बाद में भी। सो एक्सपोर्ट का परसेंटेज देखे तो कुछ भी कम नहीं हुआ है। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस पीपल हैव अराउंड द ग्लोब अबाउट इंडिया। इंडिया के ऊपर बहुत भरोसा है। यस, आई मीन नॉट ए गुड साइन जो बांग्लादेश का हो रहा है, बाजू में जो श्रीलंका में पहले हुआ था, अभी आई मीन जो भी इंटरनेशनल चैलेंजेस है, डेफिनेटली इट विल हैव सम इम्पैक्ट। बट उसकी वजह से अपना अपना कंट्री इतना मजबूत हैंड्स में है, वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ओनली हमारा चैलेंज जैसे एवरी टाइम क्या होता है, ये स्किलिंग में ही आज अपना प्रेसिडेंट टोल्ड लॉट ऑफ एफर्ट्स बीइंग डन, अपने तरफ से भी बहुत कोशिश जारी है। फिर भी अपने को स्किलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। गेटिंग द राइट वर्कर्स इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो वर्किंग आवर्स में आउटपुट ज्यादा होना है, वैसा सुविधा थोड़ा अपने को देना पड़ेगा। डेवलपर्स हैज टू फोकस मोर ऑन दिस थिंग। ऐसा फोकस करके वर्कर्स भी, यस दे शुड बी कंफर्टेबली एक जॉब को जाके जैसा आ रहा है वैसा फील करना है। एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज करना है। वो चैलेंजेस तो रहेगा, चैलेंजेस तो रहे तो नहीं रहे तो आई मीन जिंदगी नहीं रही बोलता मैं। चैलेंजेस वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू मूव ऑन। सो वो तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ऐसा कुछ एक। बिल्कुल, यानी 2025 काफी बेहतर रहा बिक्री के लिहाज से, नए ट्रेंड्स के लिहाज से। इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि 2026 में भी गति जारी रहेगी। अहम बात, बजट नजदीक आ रहा है और इस बार बजट से रियल एस्टेट को कुछ ज्यादा की उम्मीद है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। बहरहाल 2025 से विदा लेते हुए बोमन सर, शेखर सर और राम सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।